नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से जानेंगे। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की प्रवाह। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में ज्ञान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर ज्ञान की नदियाँ बहती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना प्रसिद्ध गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश को ही प्राचीन काल में स्वर्ण युग कहा गया है। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के उपरांत यहाँ का विश्वविद्यालय का प्रमुख आर्यभट्ट हुआ करते थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन की रचना की थी, जिसमें पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूमती है और शून्य आदि बातों की चर्चा की गई है। आर्यभट्ट काफी प्रसिद्ध विद्वान थे। आर्यभट्ट के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय ने काफी ख्याति प्राप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय बहुमंजिला था। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रमुख केंद्र जो था वह लाइब्रेरी था, यहाँ का पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। लाइब्रेरी को रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक के नाम से जाना जाता था। ह्वेन-सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र और 1510 शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाता था और छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर दर्शन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, आयुर्वेद, बुद्धिज्म जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में महान विभूतियों के द्वारा पढ़ाई की गई और यहाँ एक से एक विद्वान हुए। नालंदा विश्वविद्यालय में पद्म संभव, वसुबंधु, हर्षवर्धन, धर्मपाल, ह्वेन-सांग जैसे महान विभूतियों ने विद्या अध्ययन किया और उन विद्याओं को चारों दिशाओं में फैलाया। नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न देशों के छात्र आकर के अध्ययन करते थे। जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तुर्की, रसिया आदि देशों से आकर के छात्र यहाँ पर विद्या अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति से जलने वालों, ईर्ष्या रखने वालों में भी कम लोग नहीं थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 प्रमुख आक्रमण हुए। इन आक्रमण की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंची। हालांकि 2 आक्रमण से उभरने में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से सफल रहा था, परंतु तीसरे आक्रमण में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। पहला आक्रमण हुन नेता मिहिर कुल के नेतृत्व में हुआ था। हुन शासक मिहिर कुल ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया, परंतु स्कंद गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करके इसमें अन्य और कई भवनों को जोड़ करके इस विश्वविद्यालय को और मजबूत किया। दूसरा आक्रमण बंगाल के गौ वंश के शासक के द्वारा किया गया, जिसमें गौदास वंश के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंचाई। हालांकि इसे हर्षवर्धन ने पुनर्निर्माण करके इस क्षति को भरपाई कर दिया था। धर्मपाल ने भी नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए और इसके खर्च को चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया था। अब 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर करके यहाँ पर हजारों बेगुनाह बौद्ध भिक्षुओं और छात्रों को कत्लेआम कर दिया। कई को जिंदा जला दिया। कुछ छात्र अपने जान बचाकर भागने में, अपने साथ पांडुलिपि लेकर ले जाने में तिब्बत सफल रहे। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में उपनिषद के मूल पांडुलिपि भी मौजूद थे। यहाँ पर ह्वेन-सांग के अनुसार 90 लाख से अधिक पुस्तक नालंदा विश्वविद्यालय के
पुस्तकालय में मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी क्यों नष्ट किया, इसके पीछे भी रोचक कहानी है। एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार पड़े। उनके हाकिमों ने उनकी इलाज करने की भरसक प्रयास की, परंतु उसका सेहत ठीक नहीं हुआ, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तब लोगों ने उनको सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य राहुल सिद्धभद्र से इलाज कराया जाए, परंतु बख्तियार खिलजी काफ़ी ईर्ष्यालु टाइप के व्यक्ति थे और वह काफिरों से इलाज कराना नहीं चाहते थे। लेकिन दिन व दिन बख्तियार खिलजी का स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। अंत में बख्तियार खिलजी मजबूर होकर के राहुल भद्र को बुलाने का और उससे इलाज कराने का मन बनाया और बख्तियार खिलजी ने राहुल भद्र को बुलाया। राहुल भद्र जब आए तो उनके सामने में बख्तियार खिलजी ने शर्त रखा। आप राहुल भद्र से बख्तियार खिलजी ने कहा, आप मुझे इलाज करें मेरा, परंतु मैं आपका दवाई खाऊंगा नहीं। अगर मेरे सेहत में सुधार नहीं हुआ तो मैं आपका हत्या कर दूंगा। राहुल भद्र सोच में पड़ गए। फिर वे काफ़ी विद्वान और मंजे हुए चिकित्सक थे। उन्होंने शर्त को मानते हुए एक कुरान दिया पढ़ने के लिए बख्तियार खिलजी को। दरअसल इस कुरान के पन्ने में राहुल भद्र ने दवाई का लेप लगा दिया और जैसे ही बख्तियार खिलजी इस कुरान को पढ़ता था, थूक लगा करके इस पन्ने को पलटने का काम करता था। इस तरह से कुरान के माध्यम से बख्तियार खिलजी को दवाई बख्तियार खिलजी तक पहुंच गई और उनके सेहत में सुधार होने लगा। बख्तियार खिलजी स्वस्थ हो गए। बाद में बख्तियार खिलजी ने स्वस्थ होने के राज खोजने लगे। तब उन्हें पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है धर्मगंज, उसके वजह से यहाँ के छात्र छात्राओं में ज्ञान का काफ़ी प्रसार होता है और ज्ञान का यह खजाना या भंडार की वजह से यहाँ के छात्र काफ़ी विद्वान होते हैं। इससे बख्तियार खिलजी को काफ़ी ईर्ष्या होने लगा नालंदा विश्वविद्यालय से। अपने इस ईर्ष्या के वजह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए योजना बनाई और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया और तबकात ए नासिरी के लेखक मिन्हाज इस सुराज कहते हैं, यह विश्वविद्यालय जो इतना ज़्यादा पुस्तक ज्ञान का भंडार यहाँ था, जलने में 3 महीना से अधिक समय लग गया। अर्थात ज्ञान का यह भंडार जो कि सदियों से बहुत ही ऋषि मुनियों, शिक्षकों, छात्रों के शोध और ज्ञान को एकत्रित करके पांडुलिपि में संरक्षित करके नालंदा में रखा गया था, वह धू धू करके जल गया। इतना ही नहीं, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी और विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया, उसे भी तहस नहस कर दिया। बंगाल विजय के बाद यह बख्तियार खिलजी इतना अपने शक्ति में घमंड में चूर था कि वह बंगाल विजय के उपरांत चीन और तिब्बत को भी जीतने का प्रयास किया, परंतु इसमें उसे न केवल असफलता मिली बल्कि बदहास रूप में वह देवगंज पहुंचा, जहां पर उसका सलाहकार, उसका सहायक अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी। बख्तियार खिलजी के मृत्यु के बाद उसको बख्तियारपुर में दफनाया गया। इतना दुर्दांत, इतना क्रूर शासक के नाम पर आज भी बिहार में एक शहर है बख्तियारपुर, जो कि अभी तक इसका नाम को बदला नहीं गया है। बख्तियारपुर में उसका मकबरा है, बख्तियारपुर में उसका शव दफनाया हुआ है, जहाँ पर पीर बाबा के मजार अभी भी विद्वान है। 2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने नालंदा विश्वविद्यालय के ख्याति को पुनः
प्रचारित करने के लिए, उसके गौरव को पुनः वापस लाने के लिए प्रयास किया, पहल किया, जिसके फलस्वरूप 2010 में भारतीय संसद के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया और 2014 से यहाँ पर फिर से नामांकन प्रारंभ किया गया। गवर्निंग बॉडी का प्रमुख प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को बनाया गया। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के आसपास यह विश्वविद्यालय अपना कार्य प्रारंभ किया। देखते हैं पुनः नालंदा विश्वविद्यालय अपने प्राचीन के अतीत को गौरव को प्राप्त करने में कितना हद तक सफल होता है। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में तक्षशिला चूँकि हो चुका है, नालंदा भी हो गया है, अगले एपिसोड में विक्रमशिला, ओदंतपुरी, वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।